नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि दिसंबर की रात इस पीडीएफ की आखिरी रात होगी और उस हिसाब से आप देखिए कि अब हम लोग काफी नजदीक हैं अपने इस पॉलिटी के सिलेबस को कंप्लीट करने में। बस आप भी तेजी से अपने सिलेबस को कंप्लीट करते रहिए। जो भी हमने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं आपके लिए, आप उसे देखिए और कंप्लीट करते चलिए। वैसे भी प्रीलिम्स अब 6 महीने ही बचे हुए हैं, तो आराम से प्रीलिम्स पर भी आपको शिफ्ट करना पड़ेगा और बहुत सारे जो भी कमी है, इश्यूज हैं प्रीलिम्स से रिलेटेड, उसको भी आगे आपको निर्णय लेना है। इसलिए यह जरूरी है कि मेंस पर अब अपनी पकड़ बना लें, उसके बाद धीरे धीरे प्रीलिम्स की तरफ आप शिफ्ट करें। So now we are starting with the next chapter, chapter number 25, 26, 27, 28 जहां तक है उसको हम कवर करेंगे। एंड बस आपका सपोर्ट चाहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के बीच में आपको फैलाना है ताकि हम और आपके लिए बढ़ चढ़कर मदद कर सके। So thanks for your participation. Now let's start with the topic Prime Minister and Chief Minister. तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है या सीएम है, ये किस ऑर्गन के पार्ट है। मतलब ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के पार्ट है, ऑर्गन नहीं बोल रहा हूं मैं, वो बायोलॉजी का टर्म हो गया था। वैसे एक्चुअली आपको पता होगा एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में मैंने आपको कंपोनेंट्स बताया था, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या फिर परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो आप हमें बताइए ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पार्ट है या फिर परमानेंट। चलो इतना क्लियर हो गया। अब दूसरी तरफ मैंने आपको प्रेसिडेंट के बारे में बताया था। प्रेसिडेंट क्या है? हेड ऑफ द स्टेट, रिप्रेजेंट द नेशन एज ए होल। गवर्नर क्या होते हैं? हेड ऑफ द स्टेट एट द स्टेट लेवल, ठीक है। ये सब लिंकेज करते चलिए आप। तो गवर्नर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं या चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं या फिर हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है, या फिर डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव भी कह सकते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है, ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब संविधान में ना प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर के बारे में उतनी ज्यादा विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। कुछ कुछ जगह पर इनके पद को मेंशन किया गया है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लोकेशन हम ये देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर ज्यादा चर्चा किया गया है। तो कुछ आर्टिकल्स आप देखिए, ठीक है। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। उसके बाद आर्टिकल 75 सर्टेन अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू मिनिस्टर। आर्टिकल 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 78 प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। ये हो गया आपका प्राइम मिनिस्टर से जुड़े हुए आर्टिकल्स, मिनिस्टर से जुड़े हुए आर्टिकल एट द सेंट्रल लेवल। दूसरी तरफ आप देखेंगे चीफ मिनिस्टर से जुड़े हुए आर्टिकल्स दिए गए हैं। तो मैं इस चीज को रिपीट नहीं करना चाहता, तो आप एक बार पॉज करके इन सब आर्टिकल्स को देख लेंगे। कहीं कहीं पर इन आर्टिकल्स को यूज किया जाता है। कारण ये है कि अगर आप मेंस में कुछ आर्टिकल्स लिखते हैं स्टेटमेंट के साथ, वर्ड्स के साथ, तो आपका जो आंसर का वेटेज है, वजन है, वो बढ़ जाएगा। एंड दैट इज गुड साइन फॉर द एग्जामिनर। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड द बेसिक थिंग्स। अब लेक्चर को और आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, और क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप इसको दिमाग में सोचे पढ़ाई के साथ साथ, और इससे बहुत सारे नए नए चीजें, कंसेप्ट्स आप लिंक कर सकेंगे। तो देखिए, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी इन कंटेक्स्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करिए। दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस पावर ऑफ गवर्नर इन रिलेशन विद द चीफ मिनिस्टर। क्या क्या पावर है भाई। तीसरा क्वेश्चन है एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को आप सीएम और प्रेसिडेंट को गवर्नर से भी रिप्लेस करके क्वेश्चन एक नया बना सकते हैं। उसके बाद देखिए, हाँ, 3 ही क्वेश्चन है, तो इन 3 क्वेश्चन से आपको पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। हालांकि पीवाईक्यू में अभी पूछा नहीं गया, लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन तो बनता है ना भाई, बनता है। तो फिर आपको इन सब आंसर्स को ढूंढना है और इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, आप चिंता ना करें, बस ध्यान पूर्वक सुनते चलें आप
और स्थिरता से सुनते चले, यू विल बी गेटिंग योर पॉइंट्स एंड द आंसर इन द राइट वे। ओके, कुछ जजमेंट्स की बात करें जो प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है। एक तो दिल्ली हाई कोर्ट का 1980 का जजमेंट है। इसमें क्या बोला जाता है कि जो प्रेसिडेंट है वो पहले किसी भी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने के लिए कर सकते हैं और बाद में उसे बोला जा सकता है कि आप मेजोरिटी साबित करें। यानी कि कोई जरूरी नहीं कि पहले मेजोरिटी साबित करे उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने। प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रेसिडेंट चुन लिया और फिर उसको साबित करना पड़ेगा मेजोरिटी। तो आप देख लीजिए, द प्रेसिडेंट मे फर्स्ट नेम हिम एज ए प्राइम मिनिस्टर बिफोर रिक्वेस्टिंग दैट ही डेमोन्स्ट्रेट हिज मेजोरिटी इन द लोकसभा। क्योंकि भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमें, तो मेजोरिटी तो शोकेज करना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा कि आप जो है लेजिस्लेचर का कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो इसका मतलब लोगों का रिप्रेजेंटेशन आप में है ही नहीं, तो फिर आपको पद से खाली करना पड़ेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का 1997 का जजमेंट है, जहां पर यह बोला गया था कि कोई भी व्यक्ति जो सदस्य नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है या फिर मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, तो भी मिनिस्टर बन सकता है, प्रोवाइडेड कि 6 महीने के भीतर भीतर उसको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि देयर इज नो कंपल्सन कि वो मेंबरशिप हाउस का हो तभी जाके वो मिनिस्टर बनेगा। मिनिस्टर बन सकता है और 6 महीने के भीतर भीतर वो मेंबरशिप ले सकता है। अगर नहीं ले पाया 6 महीने के भीतर भीतर मेंबरशिप, तो अल्टीमेटली उसकी जो मिनिस्टरशिप की पद है वो रद्द हो जाएगी। इट ऑल्सो अप्लाइज टू द सीएम एज वेल। ठीक है, क्योंकि सीएम और द पीएम, क्योंकि ये भी मिनिस्टर्स ही होते हैं, फर्स्ट अमंग द मिनिस्टर्स। ओके, तो ये दो केस और जजमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें पावर एंड फंक्शंस ऑफ द पीएम एंड सीएम, बहुत सारे पावर्स हैं और रियल पावर्स तो इन्हीं के पास कंसंट्रेटेड है। ये तो मैंने आपको बताया ही है, बहुत सारे फंक्शंस भी हम आगे देखने वाले। तो यहाँ पर मैं प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस की बात करूंगा, आप जो है सीएम से जोड़ लेंगे, क्योंकि बस आपको प्राइम मिनिस्टर की जगह सीएम से रिप्लेस करना है। और अगर लोकसभा कहीं पर मेंशन है उसको स्टेट लेजिस्लेचर से रिप्लेस कर देना है। तो देखिए, जो पीएम है इज द लीडर ऑफ द लोअर हाउस, यानी कि लोकसभा। प्रेसिडेंट को ये एडवाइज करते हैं विद रिगार्ड की कब समन करना है सेशन को और कब इंड करना है सेशन को। ठीक है, और आप हमें बताइए समनिंग और प्रोरोग्यू में क्या अंतर है, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। फिर देखिए, ही कैन रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टू द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। जब लगे कि हाँ हाउस में कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर समर्थन नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट को, तो ये रिकमेंड कर सकते हैं और पास्ट में हुआ है बहुत बार ऐसा। एंड ही ऑल्सो अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। सिंपल सिंपल सा पॉइंट्स है, सीएम के साथ आपको पढ़ना है, पॉज करके थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए तो आपको थोड़ा और ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर का क्या पावर है विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट, और इधर आपको पढ़ना है सीएम का क्या पावर है विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नर। तो देखिए, पीएम की बात करें तो प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन द प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी कि जो भी गवर्नमेंट निर्णय लेती है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पर आप साफ साफ देखिए, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पीएम टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजन जो गवर्नमेंट लेती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेती है, एज वेल एज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है प्रेसिडेंट को। ओके, फॉर द प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन एज द प्रेसिडेंट में डिमांड। एंड उसके बाद क्या है, प्रेसिडेंट अगर चाहता है तो कोई मिनिस्टर जो कोई बिल लाया था और कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस बिल पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट उस मिनिस्टर के बिल का आकर्षण प्राइम मिनिस्टर को या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ ध्यान देगा, है ना, ये बात है, ताकि काउंसिल उस बिल को कंसिडर कर सके। फिर देखिए, बहुत सारे अपॉइंटमेंट जो प्रेसिडेंट करते हैं वो बेसिकली रिकमेंड किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, चाहे यूपीएससी के चेयरमैन हो या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या फिर सीएजी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, अपने मनमर्जी से प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते हैं बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के चेयरमैन को और मेंबर्स को।
और यहाँ पर आप सीएम के साथ रिलेट कर सकते हैं, लगभग लगभग सेम फैक्ट्स हैं, बस क्या मैंने रिप्लेस करने बोला था उसको रिप्लेस करके आप अपना आंसर बना सकते हैं। अगर हम बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ क्या रिलेशन है, तो देखिए जो पीएम है या फिर सीएम है, ये रिकमेंड करेंगे किन्हें मिनिस्टर्स बनना है, और अल्टीमेटली जो प्रेसिडेंट है या गवर्नर है रेस्पेक्टिवली, वो अपॉइंट करेंगे मिनिस्टर्स के रूप में उन्हें। ओके, एक ही बात है, दूसरा पॉइंट सेम ही है। बाकी अगर देखा जाए, ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट मीटिंग होती है उसको चेयर करते हैं। बहुत सारे कैबिनेट मीटिंग्स के हेड भी प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। एज वेल एज ही गाइड्स, डायरेक्ट्स, कंट्रोल्स, कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स। और अगर डेथ होता है या रेजिग्नेशन कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो मान के चलिए कि सरकार ही गिर जाएगी। इट विल लीड टू कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट के हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। तो अगर रिजाइन कर दिया तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही इंड हो जाएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही नहीं रहा तो फिर गवर्नमेंट ही नहीं रहा, है ना। तो फिर से जो लेजिस्लेचर है उनमें से किसी को गवर्नमेंट बनाने के लिए बोला जाएगा, समर्थन दिखाने के लिए बोला जाएगा, और अगर समर्थन नहीं दिखा पाए तो फिर जनरल इलेक्शंस का आह्वान किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना डिटेल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कुछ अन्य पावर्स और फंक्शन जो प्राइम मिनिस्टर को अवेलेबल है। जैसे आप देखिए, कैबिनेट को कंस्टिट्यूट करने का काम प्राइम मिनिस्टर करते हैं, और कौन से व्यक्ति को कौन सा डिपार्टमेंट देना है, मिनिस्ट्री देना है, वो भी प्राइम मिनिस्टर ही निर्णय करते हैं। आप बहुत बार सुनते होंगे रिशफलिंग ऑफ द कैबिनेट। ओके, उसके बाद देखिए कैबिनेट मीटिंग्स को यही बुलाते हैं, एंड ऑल्सो डिसाइड द एजेंडा ऑफ द मीटिंग की किस मुद्दे पर चर्चा करना है। और फिर प्राइम मिनिस्टर जो है किसी भी व्यक्ति से कंसल्ट कर सकते हैं ऑन एनी मैटर एज ही और शी डीम्स फिट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद देखिए प्लानिंग के रेस्पेक्ट में क्या पावर दी गई है पीएम को, तो क्राइसिस मैनेजर इन चीफ कहा जाता है एट द पॉलिटिकल लेवल, जब भी कभी इमरजेंसी आ जाए, सिचुएशन क्राइसिस आ जाए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन है। नीति आयोग के भी चेयरपर्सन प्रधानमंत्री ही होते हैं। और नीति आयोग क्या है, थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बिकॉज इसमें स्टेट्स का भी रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है। ओके, फिर अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू कैबिनेट कमिटी, तो क्या पावर और फंक्शन है प्राइम मिनिस्टर का, तो कैबिनेट कमिटी प्रधानमंत्री सेटअप करते हैं, और बहुत सारे कैबिनेट कमिटी को हेड भी करते हैं जब भी उसके मेंबर होंगे, क्योंकि भाई जो प्राइम मिनिस्टर है फर्स्ट अमंग द मिनिस्टर, तो जिस भी कमिटी के सदस्य होंगे उसको ऑटोमेटिकली वो हेड करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स भी है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, सुपर कैबिनेट कहते हैं इसको, प्राइम मिनिस्टर ही हेड करते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट, ये भी पीएम ही है। बाकी आप हमें बताइए कि कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन ये कौन हेड करता है ना। कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इससे कौन हेड करते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ ताकि आपका दिमाग भी चले, आप थोड़ा सा सोच विचार करें। ओके, बाकी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, पावर एंड फंक्शंस ऑफ द पीएम विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल अफेयर्स। आप देखते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो विदेशों की यात्रा पर जाते हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए आह्वान करते हैं। तो आपको दिखता होगा कि कहीं ना कहीं पीएम का रोल जो है वो एक्सटर्नल रिलेशंस को भी बनाने में दिखता है। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी हो गया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बुलाने की बात हो गई, या फिर डिफेंस एग्रीमेंट हो गया, कोई न्यूक्लियर डील हो गया। सिविल न्यूक्लियर डील 2008 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के समय में हुआ था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, है ना। तो बहुत सारे डिसीजंस प्राइम मिनिस्टर विद रिस्पेक्ट टू द फॉरेन मैटर्स लेते हैं, और ये भारत की फॉरेन पॉलिसी को भी गाइड करते हैं। जैसे आपने देखा होगा अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी आ गया है, पहले लुक ईस्ट था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको
इतने सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी अदर पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सीएम देख लीजिए। मेंबर ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग के भी सदस्य, बाकी स्टेट प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन होते हैं सीएम, वाइस चेयरमैन ऑफ द कंसर्न जोनल काउंसिल, रोटेशन वाइज होता है, जो भी सीएम मेंबर होते हैं तो एक साल वो, फिर दूसरी बार दूसरा, तीसरी बार तीसरा, ऐसे करके रोटेशन वाइज होता है। ठीक है, बाकी देखिए सीएम इज द चेयरपर्सन ऑफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जस्ट लाइक पीएम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हमने डिस्कस किया प्रधानमंत्री एंड चीफ मिनिस्टर के बारे में। नाउ वी आर मूविंग टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सबसे बड़ी चीज जो आपको समझनी है कि आखिरकार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जरूरत क्यों पड़ती है। आप हमें बताइए कि जो सरकार बनती है वो मेजोरिटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी या सीट जीतने के बाद ही बनती है। लोकसभा में अगर 543 टोटल सीट्स पर इलेक्शन हुआ तो 273 सीट्स लाना पड़ता है, तभी सरकार बनेगी मेजोरिटी में। तो एक बात बताइए कि क्या 273 को पूरे को मिनिस्टर बना दे? नहीं ना। क्यों नहीं बनाना चाहिए? क्यों मिनिस्टर की संख्या लिमिटेड रखनी चाहिए? वाई देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? क्योंकि भाई अगर जितना बड़ा हम काउंसिल कर दे उतना डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा। तभी तो आप देखते हैं जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स होते हैं या फिर कुछ बॉडी होती है, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उसमें 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके मेंबर होते हैं, अप टू 10 मेंबर्स होते हैं। क्यों? ताकि इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग आए, डिसीजन लेने में रोड ब्लॉक ना रहे। पता चला 3 विरोध कर रहा है, 5 सपोर्ट कर रहा है, 5 विरोध कर रहा है, 3 सपोर्ट कर रहा है, तो डिसीजन नहीं हो पाएगा, कंसेंसस नहीं बन पाएगा। और जहां कंसेंसस नहीं होगा वहां पॉलिसी प्रोग्राम्स लागू नहीं हो पाएंगे, इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा, विरोध हमेशा रहेगा, दिक्कतें हमेशा रहेगी, प्रॉब्लम चलता रहेगा। ठीक है, ये चीजें हैं। तो कंसेंसस नहीं बन पाएगा, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई मैंने कुछ एग्जांपल्स ही बताया। अभी सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर भी आप देख सकते हैं कि जो बेंच बनते हैं तो बेंच में ऑड नंबर रखा जाता है, और इसलिए जो कंसेंसस बनाई जाती है वो मेजोरिटी डिसीजन के आधार पर होती है। ओके, क्यों? क्योंकि सारे व्यक्ति की, सारे ऑफिशियल्स की सेम ओपिनियन, सेम आइडियोलॉजी, सेम विचारधारा नहीं रहेंगी, इसलिए कंसेंसस से ही डिसीजन होगा। ओके, अब ज्यादा संख्या हो गई मिनिस्टर्स की तो अपने आप में पता चला सब डिबेट डिस्कशन चलने लगा, कंक्लूजन नहीं हुआ, कोई कंक्लूड पॉइंट नहीं निकला। इसलिए आप देखेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी छोटा बॉडी बनाया जाता है, दैट इज कैबिनेट। क्यों? स्ट्रॉन्ग डिसीजन हो। ठीक है, तो ये बेसिक्स आपका है। बाकी एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन में भी मैंने पूछा है ना। तो देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है हमारा। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है आपका कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से ही चुने जाते हैं। इसका मतलब क्या, एग्जीक्यूटिव कहाँ के लिए जिम्मेदार होंगे? लेजिस्लेचर के लिए। हमारे देश में लेजिस्लेचर कौन है? लोकसभा। स्टेट लेवल पर कौन है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो भाई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये हो गया कि अगर लेजिस्लेचर में इस गवर्नमेंट की समर्थन नहीं होती है, समर्थन गिर जाती है, नो कॉन्फिडेंस पास हो जाता है, तो फिर पूरी गवर्नमेंट को ही रिटायर होना पड़ेगा, पूरी गवर्नमेंट को ही गिरनी पड़ेगी, नया इलेक्शन हो सकता है, दूसरे फिर गवर्नमेंट बनेंगे। ठीक है, ये है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दूसरी बात ये भी होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की कि जो डिसीजन होगा ना, अगर प्रधानमंत्री ने डिसीजन लिया है तो उस डिसीजन को पूरे मिनिस्टर्स को, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मानना पड़ेगा। भले ही अंदर से अंदर सहमति ना हो, लेकिन बाहर बाहर दिखाना पड़ेगा कि भाई हम इस बिल से, इस चीज से सहमत है। इसलिए कभी कभी क्या होता है, नेता भी परेशान हो जाते हैं, अंदर से वो एग्री नहीं करते, फिर भी मीडिया में उनको समर्थन करना पड़ता है कि हाँ भाई ये सही है, हमारी सरकार सही कर रही है, हमारी सरकार ये कर रही है, वो कर रही है। बात समझ में है आपको? तो ड्यूअलिटी वाला नेचर बन जाता है देन। फिर देखिए यहाँ पर कंपैरिजन है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, और यहाँ पर सब कुछ सेम है, बस आर्टिकल्स में थोड़ा बहुत अंतर, मतलब सब कुछ सेम नहीं बोलेंगे, आर्टिकल्स में अंतर है। बाकी क्या रिप्लेस करने मैंने आपको बोला है कि जहां पर पीएम होंगे वहां सीएम आप कर देंगे, और जहां प्रेसिडेंट होंगे वहां गवर्नर कर देंगे। तो आप देखेंगे सब प्रोविजन सेम ही है।
तो आर्टिकल 74 क्या कहता है कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, उसको हेड करने वाले प्राइम मिनिस्टर होंगे, और वो क्या करेंगे, एड एंड एडवाइज करेंगे प्रेसिडेंट को डिसीजन मेकिंग में, उनके फंक्शंस को एक्सरसाइज करने में। और एक बात यह है कि जो आपके 42nd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसने जो एडवाइस है उसको बाइंडिंग कर दिया, यानी कि मानना ही पड़ेगा। फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया 1971 में, इसमें यह बोला गया कि इवन लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाता है फिर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने ऑफिस को नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि आप आर्टिकल 74 को समझिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना ही है एड एंड एडवाइस देने के लिए प्रेसिडेंट को, अदरवाइज प्रेसिडेंट बिना एड एंड एडवाइस के कार्य नहीं करेंगे। इसलिए डिसॉल्व भी है लोकसभा तब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा ही, जब तक नए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं बन जाते, नहीं आ जाते। ओके, उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट का फिर एक जजमेंट है 1974 का। यहां पर क्या बोला जाता है, व्हेनेवर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो सेटिस्फेक्शन प्रेसिडेंट का पर्सनल नहीं होता है, बल्कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है उसका सेटिस्फेक्शन होता है। और जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है ना, उस पर सवाल उठाया जा सकता है, उसको जुडिशियल रिव्यू के कटघरे में लाया जा सकता है। ये एक केस में बोला गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो भी हम देखेंगे, आप चिंता ना करें। ठीक है, उसके बाद देखिए आर्टिकल 75 की बात करें तो प्रधानमंत्री जो है वो मतलब जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर को एज वेल एज अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे, ये ध्यान रखना है। और जो अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा वो बेसिकली एड एंड एडवाइस ऑफ द, मतलब ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, इसमें क्या गया था कि जो टोटल मिनिस्टर्स की संख्या है उसको लिमिट कर दी गई। क्या बोला गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इंक्लूडिंग द पीएम shall not exceed 15% of the total strength of the लोकसभा। टोटल स्ट्रेंथ कितना है लोकसभा का, तो उसका 15% निकालिए। और यही लागू होता है स्टेट पर भी। ठीक है, कि जो आपके टोटल सीट्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसका 15% ही एट मैक्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर देखिए 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, इसी में क्या बोला गया कि अगर कोई सदस्य लोकसभा का या राज्यसभा का डिस्क्वालीफाई हो गया ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, तो वो मिनिस्टर के पद से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसको मिनिस्टर से पद से हटना होगा। ओके, टर्म की बात करें तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट कोई टर्म नहीं है, 2 साल 5 साल ऐसा कुछ भी नहीं। वैसे भी आप समझिए ना, जब तक मेजोरिटी का समर्थन रहेगा तब तक मिनिस्टर्स टिके रहेंगे, इसलिए तो इसमें कोई टर्म्स डिफाइन नहीं है। हालांकि 5 साल में इलेक्शंस होना है तो ऑटोमेटिकली मिनिस्टर्स को पद खाली करना पड़ जाता है 5 साल के भीतर में। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। ध्यान ये रखना है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, लोकसभा लोकसभा लोकसभा, ये ध्यान रखिएगा। बहुत बार यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है। ओथ भी लेना पड़ता है मिनिस्टर्स को और प्राइम मिनिस्टर को, और कौन दिलाते हैं ओथ? प्रेसिडेंट। ओथ ऑफ सेक्रेसी भी लेना पड़ता है ताकि सीक्रेट इंफॉर्मेशन ना रिवील किया जाए किसी भी व्यक्ति के सामने। फिर देखिए डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, अगर कोई मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का और वो मिनिस्टर बन गया है तो 6 महीने के बाद वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मतलब एट मैक्स 6 महीने तक वो मिनिस्टर के पद पर रह सकता है, और अगर सदस्य बन गया 6 महीने के भीतर भीतर तब तो ठीक है, वो कंटिन्यू कर जाएगा, अगर नहीं तो फिर उसको पद से हटना पड़ेगा। सैलरी अलाउंसेस मिनिस्टर्स के पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं। और आर्टिकल 88 की बात करें तो आप देखिए एवरी मिनिस्टर हैज द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द अदर हाउस। ज्वाइंट सिटिंग में भी टेक पार्ट कर सकते हैं, लेकिन वोट सिर्फ उसी हाउस में करेंगे जिस हाउस में उनकी सदस्यता है। सदस्यता जिसमें उसी में वोट होगी ना, पता चला यहाँ पर भी वोट कर दिए और लोकसभा में वोट कर दिए, राज्यसभा में वोट कर दिए, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो जिस हाउस के सदस्य उसमें वोटिंग होगी। और ये आर्टिकल 88 याद रखेंगे, इससे ये अंशोर होता है, ये भी एक पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कह सकते हैं आप, कि हाउस में जाकर डिबेट डिस्कशन कर सकते हैं, ये जरूरी होता है पार्लियामेंट में, है ना। और एट द सेम टाइम स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बस आर्टिकल चेंज है, बाकी कंसेप्ट वही है। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो दोबारा रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं हेडेड बाय पीएम और द सीएम, तो
जो भी निर्णय पीएम या सीएम का होता है वो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही निर्णय होता है, मानना पड़ता है। जरूरी क्यों है ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने आपको बता दिया है कि अगर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर निर्णय नहीं होगा तो सरकार में कभी भी डिसीजन मेकिंग नहीं होगी। एक तो ये होता है ना कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि लेजिस्लेचर के लिए जिम्मेदार है, प्राइम मिनिस्टर ने या सीएम ने अगर रिजाइन कर दिया तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। दूसरा ये भी होता है कि कोई भी मुद्दे पर निर्णय हुआ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो उससे सहमत हो और कुछ नहीं, मान के चलिए 2 सहमत नहीं है लेकिन 7 में से 5 सहमत है, तो अल्टीमेटली डिसीजन पर हरी झंडी लग जाएगी। अब क्या है, जब एक बार उस मुद्दे पर निर्णय हो गया तो फिर भले ही पर्सनल ओपिनियन हमारा कुछ और हो, मैच ना करता हो, लेकिन हमें उस बिल का, उस चीज का समर्थन करना पड़ेगा। ये भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली ही चीज होती है, यानी कि दे वर्क एज ए टीम एंड स्विम और सिंक टुगेदर। डूबेंगे तो सब डूबेंगे और तैरेंगे तो सब तैर के बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आर्टिकल 75 क्लियरली स्टेट दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्टिकल 164 एट द स्टेट लेवल कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ओके, और फिर देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एडवाइज करेंगे प्रेसिडेंट या गवर्नर को टू डिसॉल्व द लोकसभा और द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द ग्राउंड कि भाई हाउस इज नॉट बीइंग रिप्रेजेंटेड अबाउट द व्यू ऑफ इलेक्टोरेट फेथफुली, एंड फिर फ्रेश इलेक्शन के लिए बोला जा सकता है। ओके, बाकी तो आप देख लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये भी है कि जो कैबिनेट डिसीजन है वो सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स पर बाइंड होंगे, अदर मिनिस्टर पर बाइंड होंगे, इवन इफ दे डिफर्ड इन द कैबिनेट मीटिंग। तो बात वही है, घूम फिर कर आ रही है जो मैंने आपको समझाया। तो ये पूरा जो है कैबिनेट सिस्टम वाला खत्म होता है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब इंडिविजुअली तो वैसे ये प्रेसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट से कह के इनको हटवा सकते हैं अगर ओपिनियन में कुछ डिफरेंसेस आ रहा है। इसलिए तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट लिखा गया है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट इसे हटा सकते हैं लेकिन अपनी मनमर्जी से प्रेसिडेंट नहीं हटा सकते। प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेंगे या फिर ये रिजाइन दे दे खुद तो भी हटाया जा सकता है। ये पूरा चैप्टर आपका सेकंड खत्म होता है यहीं पर। अब हम चलते हैं कैबिनेट सिस्टम इन इंडिया। कैबिनेट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। इट्स लाइक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स को हमने चुन लिया, कैबिनेट बना दिया और यही निर्णय लेते हैं। चीफ डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, ठीक है। तो स्मॉलर बॉडी जिसको हम कैबिनेट कहते हैं, न्यूक्लियस ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर, ठीक है, विच इज वेरी वेरी पावरफुल। और इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स ही शामिल होते हैं, रियल सेंटर ऑफ द अथॉरिटी इन द सेंटर ऑफ द स्टेट। क्या कैबिनेट का रोल है? भाई हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होते हैं गवर्नमेंट के, चाहे स्टेट हो या सेंटर हो। चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी, सुप्रीम एग्जीक्यूटिव बॉडी, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ सेंट्रल या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। एडवाइजरी बॉडी किसको? प्रेसिडेंट या गवर्नर को एडवाइज कर सकते हैं, और जो एडवाइस दिए जाते हैं वो बाइंडिंग ही है क्योंकि वो तो आर्टिकल में ही लिखा गया है। कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है, 74 या 75, आप हमें बताइए। फिर देखिए चीफ क्राइसिस मैनेजर है, डील्स विद मेजर लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर्स, और हायर अपॉइंटमेंट्स के ऊपर ये कंट्रोल भी रखते हैं, यानी कि जो भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं वो बेसिकली इन कैबिनेट मिनिस्टर के सजेशन के आधार पर ही होता है। और एक तो कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट्स भी है, ये आपको पता होगा, ठीक है। इट डील्स विद आल्सो फॉरेन पॉलिसी एंड फॉरेन अफेयर्स। एक कंसेप्ट आता है किचन कैबिनेट, हालांकि ये कोई संविधान में मेंशन नहीं है किचन कैबिनेट, इनफॉर्मल बॉडी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर है और इनके कुछ काफी क्लोज फ्रेंड्स या कैबिनेट मिनिस्टर इसमें शामिल होते हैं, जो मिलते हैं, मुद्दे पर चर्चा करते हैं और डिसीजन भी ले सकते हैं बेस्ड ऑन दिस ओपिनियन, ठीक है। तो ही कैन डिस्कस एवरी ओपिनियन, एवरी प्रॉब्लम। So it is composed not only cabinet minister but also outsiders like friends, family members of the prime minister। तो ये, और इंदिरा गांधी के समय में ये किचन कैबिनेट काफी ज्यादा फेमस हुआ था। मेरिट क्या है किचन कैबिनेट का? तो भाई स्मॉल यूनिट है तो इफिशिएंट डिसीजन मेकिंग हो सकता है। वही मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, जो मेरिट कैबिनेट का वो यही इनका भी होगा। एंड मेंबर्स कैन मीट मोर ऑफन एंड डील द इश्यू
और द गवर्नमेंट बिजनेस मोर एक्सपीडिशली और फास्टली, एंड सिक्रेसी भी मेंटेन रहेगी। कम मेंबर है तो चांसेस ऑफ लीकेज ऑफ द इंफॉर्मेशन विल बी लेस। ओके, डीमेरिट यही है कि भाई सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर हो जाएगा। बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिर क्या करेंगे भाई, क्यों फिर मिनिस्टर्स बनाए गए उन्हें जब उनके डिसीजन रोल में कोई रोल ही नहीं है। ओके, फिर देखिए कुड इंड्यूस सेंस ऑफ मिस्ट्रस्ट अमंग द अदर मेंबर्स, बाद में हो सकता है भाई ये क्या कहते हैं उसको, हाँ दल बदल कर ले, क्योंकि मिनिस्टर बनते हैं डिसीजन मेकिंग में रोल के लिए ना, अगर रोल ही नहीं दिया जा रहा है तो फिर बाद में ये दूसरे पार्टी में जा सकते हैं या फिर अपने आप को पार्टी से अलग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। और कैबिनेट को असिस्ट करने के लिए कैबिनेट कमिटी होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत सारे कैबिनेट को हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट कमिटी ऑन एकोमोडेशन उसको हेड करते हैं होम मिनिस्टर। कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स उसको कौन हेड करते हैं ये आप हमें बताइए। और जो भी कैबिनेट कमिटी है वो पार्टिकुलर सेक्टर को असिस्ट करते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट वाला हो गया तो अपॉइंटमेंट से जुड़े मुद्दे को ये एड्रेस करेंगे, एकोमोडेशन हो गया तो एकोमोडेशन से जुड़े मुद्दे को हेड करेंगे। ठीक है, तो सहायता करते हैं, जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी है ना उसी प्रकार से कैबिनेट कमेटी सहायता करते हैं, लेकिन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेंशन नहीं है इन कैबिनेट कमेटी का। प्राइम मिनिस्टर एट द सेंट्रल लेवल, सीएम एट द स्टेट लेवल सेटअप किया जाता है। ओके, एंड नंबर नोमेनक्लेचर कंपैरिजन वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, कंपोजिशन बोले कंपैरिजन नहीं, और ये सब प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर बार बार बोल रहा हूँ, आप सीएम वाला खुद समझ जाएंगे, ठीक है, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। तो जब हम प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं तो आप सीएम को भी साथ में लेकर चलेंगे, बिकॉज सिमिलर फंक्शंस होता है, बट वो स्टेट लेवल पर होता है। ठीक है, संविधान में मेंशन नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। क्या कुछ फीचर्स है कैबिनेट कमेटी की एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका मतलब ये कि संविधान में मेंशन है ही नहीं। और इसमें दो प्रकार के हो सकते हैं कमिटी, स्टैंडिंग या एडहॉक। तो स्टैंडिंग है तो इसका मतलब ये परमानेंट होते हैं। एडहॉक हो गया कि भाई टेम्पोररी किसी मैटर के लिए, किसी मुद्दे के लिए हम कमेटी गठित कर दे रहे हैं और एक बार उस कमेटी ने रिकमेंडेशन कर दिया तो फिर उस कमेटी को बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे। ओके, एडवांटेज क्या है, तो भाई एक तो ये कि बेटर सजेशन मिल सकेगा गवर्नमेंट को, कैबिनेट को, और इनॉर्मस बर्डन या वर्कलोड है कैबिनेट का वो कम हो सकेगा। इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ द पॉलिसी एंड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर क्या है ना, टाइम भी कैबिनेट का बचेगा तो वो हाई प्रोफाइल निर्णय ले सकते हैं। पता चला कि एक ही मुद्दे पर पूरा कैबिनेट का समय ही बीत गया तो ऐसे में निर्णय टाइमली नहीं हो पाएगा ना, इसलिए कैबिनेट कमेटी असिस्ट करते हैं। सिमिलर कंसेप्ट विल बी अप्लाइंग टू द पार्लियामेंट्री कमेटी, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन है, कुछ ब्रॉडर फंक्शंस वो करती है, वो लेजिस्लेचर, वो एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल भी ठहराती है। ओके, डिसएडवांटेज देख सकते हैं आप, दे डू नॉट कवर ऑल इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शनिंग एंड दे कैन टेक अप ए मैटर ओनली जब ये मिनिस्टर के द्वारा रेफर किए जाएंगे। ओके, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात रिकमेंडरी होता है, डिसीजन तो प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट के हाथ में कि हाँ कहते हैं या ना कहते हैं। बाकी आप देखिए, दे डू नॉट मीट रेगुलरली, और इधर कुछ पॉइंट्स लगता है मैंने छोड़ दिए, हाँ, सेव्स द वैल्यूएबल टाइम एंड आर्बिट्री एक्शंस जो मिनिस्टर्स ले सकते हैं उसको भी चेक करता है। ओके, एंड दे हेल्प इन सेफगार्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी and also it helps in facilitation in utilization of ministerial expertise। तो ये पूरा हमने खत्म किया किस टॉपिक को, कैबिनेट सिस्टम इन इंडिया के टॉपिक को। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस है, अब इस क्वेश्चन को बस मैं पढ़ देता हूँ, आपको और अच्छे से पॉज करके पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आप आंसर जरूर करें। रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेनेटरी तरीके से डिस्कस किया है और इसको आप क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं। स्पीकर को भी इस क्वेश्चन से रिप्लेस कर सकते हैं, रोल ऑफ स्पीकर एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, है ना, क्रिटिकली एनालाइज करिए। आजकल तो स्पीकर के रोल भी चर्चा में आते हैं, है ना, तो चांसेस है क्वेश्चन पूछ लिए जाए। फिर देखिए डिस्कस द एसेंशियल कंडीशंस फॉर द एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बाय द गवर्नर। तो क्या कुछ कंडीशंस है, ग्राउंड है जिसके आधार पर वो लेजिस्लेटिव पावर एंजॉय करते हैं। हमने कंपैरिजन भी किया लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट। ओके, और देखिए यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है, लीगलिटी ऑफ द रीप्रोमुलगेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस,
तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बिना मेंशन किए हुए आगे नहीं बढ़िएगा इसमें। ओके, उसके बाद देखिए प्रेसिडेंट का डिले देखने को मिलता है इन कम्यूटिंग डेथ सेंटेंस, और ये भी कहीं ना कहीं पब्लिक डिबेट का मुद्दा बन गया है एज ए डिनाइल ऑफ जस्टिस। तो क्या टाइम लिमिट होना चाहिए कि प्रेसिडेंट जो भी पार्डनिंग पावर दिए गए हैं उस पर जो निर्णय प्रेसिडेंट ले वो टाइम लिमिट में लो, न कि 1 साल 2 साल 3 साल के बाद ऐसे में जस्टिस डिनाई हो जाता है। ठीक है, तो आप अपनी राय यहाँ पर दीजिए। फिर देखिए यहाँ पर ये बोला गया था कि जो साइज ऑफ कैबिनेट है वो होना तो ये चाहिए कि जितना गवर्नमेंट का वर्क है उस हिसाब से साइज बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये भी देखा गया है कि इफिशिएंसी और साइज में इनवर्स रिलेशन होता है। तो आप इसको जस्टिफाई करें कि क्या सचमुच में इनवर्स रिलेशन होता है, तो कुछ आपको पॉइंट्स देने हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया ही कि क्या बेनिफिट मिलता है अगर साइज छोटा है और क्या इसके नुकसान होंगे। हाउ फार है ना, इसका मतलब आपको पॉजिटिव पॉइंट्स तो बताना ही है और कुछ कुछ आपको नेगेटिव पॉइंट्स भी बताना है कि कम साइज होने से क्या नुकसान होता है। तो ये पूरा हमने क्वेश्चन डिस्कस किया। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद हम चलेंगे पार्लियामेंट्री कमिटीज, और उसके बाद आएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, और देन वी विल बी कंप्लीटिंग आवर लेक्चर। ठीक है, तो 6:30 बज गया है शाम को, और अभी हम कहाँ पर हैं? हाँ, अपने चैप्टर नंबर 28 के पास है। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है पिछले चैप्टर से मिलता जुलता ही है। तो जो जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे ही हम देखेंगे, जैसे हायरार्की ऑफ मिनिस्ट्री यहाँ पर देख लेंगे, और ये सब आप आर्टिकल जो देख रहे हैं ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए पॉज करके, सफिशिएंट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें हायरार्की ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उसमें तो एक आपके कैबिनेट आ जाएंगे, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, फिर है आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट बट उनको कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता है, किसी मिनिस्ट्री के साथ ही उन्हें अटैच कर दिया जाता है। आप देखिए यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फिर है आपका एक डिप्यूटी मिनिस्टर, है ना। तो डिप्यूटी मिनिस्टर भी उतने पावरफुल नहीं होते हैं, बहुत बार आप सुनते होंगे डेप्यूटी सीएम, डेप्यूटी पीएम, तो एक्चुअली ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, और डेप्यूटी सीएम या पीएम का टैग लग जाने से पीएम की तरह पावरफुल नहीं हो जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। ओके, सो जो डिफरेंस है बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ मिनिस्टर इज बेस्ड ऑन द रैंक्स। कैबिनेट मिनिस्टर का सबसे हाईएस्ट रैंक होता है, फिर इमोलमेंट्स और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। जैसे पीएम को देख लीजिए, मिनिस्टर्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर पीएम ही होते हैं, है ना, फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, तो वो है। तो अगर हम बात करें कैबिनेट मिनिस्टर की, तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द पॉलिसी, एंड also they take various decisions regarding appointments, regarding continuance or discontinuance of the policy or the schemes, and they held important portfolio or department like होम मिनिस्ट्री हो गया, कॉमर्स मिनिस्ट्री हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया। तो ये सब कहीं ना कहीं कैबिनेट मिनिस्टर्स ही होते हैं जो हेड करते हैं इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री को। बाकी अन्य मिनिस्टर्स की बात करें तो दीज आर मिनिस्टर्स अदर देन द कैबिनेट मिनिस्टर, एंड दीज मिनिस्ट्री आर हेडेड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट। फिर एक आता है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर यूपीएससी पूछने वाली नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। तो जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होते हैं ये पार्लियामेंट्रियन ही है, यानी कि पार्लियामेंट के सदस्य जो मिनिस्टर्स को मदद करते हैं ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, और पीएम अपॉइंट करते हैं इन्हें। तो इनको लेकर एक कंसर्न रहता है, पहली बात ये कि चूंकि ये पीएम अपॉइंट कर रहे हैं, ओके, और दूसरी बात ये कि इनको काउंट नहीं किया जाता है 15% ऑफ द मिनिस्टर्स, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ बताया गया है संवैधानिक संशोधन करके एज पर द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं एक बात कही थी पहले कि सुप्रीम कोर्ट या वेरियस हाई कोर्ट्स कि भाई आप जो पार्लियामेंट सेक्रेटरी को एक्सक्लूड करते हो, कहीं ना कहीं इट इज ब्रीच टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ये बात बोली गई थी। ठीक है, तो कारण क्या होता है अपॉइंटमेंट के लिए, तो इट ऑफर्स वेरियस सजेशंस
टू द मिनिस्टर रिगार्डिंग द डिपार्टमेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सो दैट मिनिस्टर्स कैन डिस्चार्ज फंक्शन इन बेटर वे। बट इन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता है, मैंने तो आपको बताया ही है। दे आर सिंपली टाइड टू द मिनिस्टर्स इन ऑर्डर टू कैरी आउट देयर ड्यूटीज एंड दैट्स ऑल। बाकी अगर क्रिटिसिज्म की बात करें तो अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर, और यहाँ पर देखिए एक्चुअल में क्या हो रहा है, लेजिस्लेचर ही एग्जीक्यूटिव का हिस्सा बन रही है, क्योंकि ये क्या है, पार्लियामेंटेरियन ही है, मिनिस्टर्स तो है नहीं, पार्लियामेंटेरियन है, पार्लियामेंट के सदस्य है, तो लेजिस्लेचर ही एग्जीक्यूटिव का हिस्सा बन रहा है, तो इट इज अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर। फिर मिसयूज ऑफ आर्टिकल 102 एंड व्हाट इज 102, बेसिकली इस आर्टिकल के अंतर्गत पार्लियामेंट को अलाउ है कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से कुछ ऑफिसर्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का ऑफिस होल्ड किया जा सकता है एंड इट रिजल्ट्स इन ड्रेन ऑफ पब्लिक मनी ड्यू टू ओवरसाइज कैबिनेट, और इसको 15% का कैप में नहीं रखा गया, इसको इसके परव्यू में नहीं डाला गया। आप देख सकते हैं एक्सक्लूडिंग इट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द मिनिस्टर्स, जो ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है, इट इज मिसयूड टू क्रॉस द 15% सीलिंग जो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से लिमिट किया गया था। ओके, और बहुत बार इन्हें अपॉइंट किया जाता है पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए कि भाई इनको पद दे देंगे मिनिस्टर्स का, या फिर चलो मिनिस्टर्स ही नहीं तो कम से कम पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का सेक्रेटरी का पद दे देंगे तो खुश रहेंगे, तो डिफेक्शन नहीं होगा। कोलिशन सब में ये सब ज्यादा होता है, कोलिशन गवर्नमेंट में। ओके, तो ये कुछ हमने पॉइंट्स देखा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट इज अपॉइंटेड बाय पर्सन नॉट वेस्टेड विद द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट। जैसे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं तो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी तो प्रेसिडेंट होते हैं ना, या फिर स्टेट के लेवल पर गवर्नर होते हैं, तो दैट इज द पॉइंट। तो ये पूरा आपका टॉपिक हुआ खत्म। नाउ वी आर मूविंग टू द पार्लियामेंट्री कमिटी, और पार्लियामेंट्री कमिटी को समझने से पहले पार्लियामेंट को देख लेते हैं। देखिए पार्लियामेंट क्या है, संसद जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर डिबेट डिस्कशन होता है इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस का, पॉलिसी प्रोग्राम्स का, देश भर में क्या चल रहा है इन सब का पूरा डिबेट डिस्कशन होता है। अभी तो मेरे ख्याल से विंटर सेशन भी स्टार्ट हुआ था, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिबेट डिस्कशन हुआ। अब अलग बात है कि पार्लियामेंट सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रही है, जो टाइम एलोकेट किया जाता है डिबेट एंड डिस्कशन के लिए पहले ही जो है हल्ला गुल्ला में सब टाइम बर्बाद, और बिल या तो अटके रह जाते हैं या फिर बिना डिबेट और डिस्कशन के पास हो जाते हैं। तो ये तो चलो वो अलग मुद्दा है, ऑलरेडी मैंने उसे कवर किया है। यहाँ पर आप इस चीज को समझिए कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, जैसे कैबिनेट कमेटी की बात हमने की थी, कैबिनेट को असिस्ट करने के लिए कैबिनेट कमेटी है, उसी प्रकार से पार्लियामेंट को असिस्ट करने के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी है। क्योंकि भाई जो पार्लियामेंटेरियंस है उनके पास पूरा समय तो नहीं है कि एक एक प्रोविजन, एक एक क्लॉज को जज करेंगे, देखेंगे, एनालाइज करेंगे, रिव्यू करेंगे, तब तो समय ही खत्म हो जाएगा। इसलिए कमिटी होती है ताकि जो भी सेक्टर की कमिटी है, फाइनेंशियल कमिटी हो सकता है, या फिर पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटी हो सकता है, रूल्स कमिटी, एथिक्स कमिटी, बहुत सारे कमिटी है, तो कोई भी स्कीम या फिर कोई भी बिल या कोई एक्ट उसमें कुछ कमी आ रही है तो उसको रिफर कर दिया जाता है कमिटी के तरफ, और कमिटी उसका डिटेल रिव्यू करती है। टाइम भले ही लेती है लेकिन डिटेल रिव्यू करती है, और उसके बाद रिपोर्ट देती है कि भाई हाँ इसमें ये त्रुटियां देखने को मिली और इसमें ये सुधार करने की जरूरत है, रिकमेंड भी किया जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली parliamentary committee roles is very very important to ensure that there is a proper analysis of the bill or the act or any schemes and submit the report to the presiding officer. Okay, और जो कमिटी होती है पार्लियामेंट्री कमिटी, इसमें एडहॉक हो सकते हैं और स्टैंडिंग हो सकते हैं। एडहॉक मतलब वही हो गया टेम्पोररी, किसी टॉपिक के लिए बना दिया गया हो और काम होने के बाद इसको समाप्त कर दिया जाता है। परमानेंट जो है वो बेसिकली अपना काम करते रहते हैं हर समय, और इसमें जो सदस्य चुने जाते हैं परमानेंट कमेटी में वो बेसिकली 1 साल
के लिए होता है और ये रिन्यू होते रहते हैं। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो इन्हें नॉमिनेट कर सकती हैं या फिर इट कैन बी इलेक्टेड बाय द हाउस। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कमिटी दैट इज इलेक्टेड बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर और चेयरमैन एंड इट वर्क्स अंडर एंड सबमिट्स रिपोर्ट टू द स्पीकर और द चेयरमैन। मैंने ऑलरेडी बता दिया है। बाकी यहाँ पर आप देखिए एक आर्टिकल है 118, क्या कहता है ये? पार्लियामेंट्स अथॉरिटी टू मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर। ये मैं आर्टिकल क्यों लिखा था एक्चुअली, वो इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी संविधान में मेंशन नहीं है। तो भाई क्यों और कैसे पार्लियामेंट्री कमेटी को गठित कर दिया गया? तो इसी आर्टिकल के तहत, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि रूल्स बना सकते हैं फॉर रेगुलेटिंग इस प्रोसीजर। तो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाना एक प्रकार से रूल्स ये, ताकि जो बिल्स है उसका अच्छा वेरिफिकेशन हो सके, उस पर डिबेट डिस्कशन हो सके, उसकी खामियों को निकाला जा सके, इसलिए तो है ना। बाकी अगर हम बात करें रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, तो क्या है भाई? स्पेशलाइज जॉब्स मैंने आपको बता दिया है, जो एक एक मेंबर्स नहीं कर सकते, पूरा डिटेल एनालिसिस वो ये पार्लियामेंट्री कमेटी करते हैं। फाइनेंशियल प्रूडेंस, कहाँ पर पैसे की बर्बादी हो रही है, जितना पैसे स्कीम के लिए एलोकेट किए गए उतने काफ़ी हैं या फिर ज़्यादा दिए गए हैं, लाइक एस्टिमेट्स कमेटी हो गया, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो गया, तो ये सब वो रिव्यू जज करते हैं। फिर देखिए इंगेजिंग स्टेक होल्डर्स वाइल एनालाइजिंग द बिल और द स्कीम्स, सिटीजन से पूछ सकते हैं एंड इट कैन टेक फीडबैक फ्रॉम एनजीओ एक्सपर्ट्स। फाइनेंस कमेटी का एग्जांपल भी दिया जाता है। इन्होंने आरबीआई गवर्नर को समन किया था व्हेन देयर वाज द इश्यू ऑफ डिमोनेटाइजेशन। इन डेप्थ सिक्योरिटी, इन डेप्थ स्क्रूटिनी होती है बिल की। उसके बाद कुछ भी कमी है अगर बिल्स में तो उसको सजेस्ट करके कुछ सुधारी सजेशन दिए जाते हैं। ओके, उसके बाद देखिए फोरम फॉर कंसेंसस बिल्डिंग, और खास बात यह है कि एंटी डिफेक्शन लॉ इस पर अप्लाई नहीं होते हैं, तो इसका मतलब ये इम्पार्शियल तरीके से कार्य कर सकते हैं। बाद में इन्हें डर नहीं रहेगा कि हम अगर गलत तो नहीं कहेंगे, अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ सजेशन या रिकमेंडेशन दिए तो पता चला कि गवर्नमेंट जो है हमें पद से निकाल देंगे, ऐसा नहीं होगा, है ना। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और कैबिनेट और ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ना, इसमें अपोजिशन के भी मेंबर्स होते हैं और जो रूलिंग पार्टी है उसके भी मेंबर्स होते हैं, इसलिए तो इम्पार्शियल तरीके से कार्य करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या इश्यूज फेस करती है ये कमेटी? पहली बात तो ये कि अब जो बिल्स भेजी जा रही है पार्लियामेंट्री कमिटीज के पास, बहुत ही कम संख्या में जा रही है। और आप देखिए आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 जब आया था तो इनको जाना चाहिए था ना पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, लेकिन नहीं भेजा गया। फिर यूएपीए अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाया गया, इसको भी नहीं भेजा गया। ओके, तो ये सब कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जिस पर पार्लियामेंट्री कमेटी के रिव्यू होने चाहिए थे, बट नहीं हुआ। तो ऐसे में अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव को कैसे ठहराया जाएगा? अगर इसमें कुछ लूप होल्स निकल सकता था, लेकिन चूंकि रेफर ही नहीं किया गया तो फिर बात वहीं दब गई। उसके बाद देखिए एब्सेंटिज्म ऑफ मेंबर्स, बहुत सारे कमिटीज के मेंबर्स एब्सेंट ही रहते हैं। कहा जाता है कि अटेंडेंस ऑन एवरेज 50% ही रहता है। फिर लैक ऑफ एक्सपर्टीज है, टेक्निकल एक्सपर्टीज हो सकता है ना हो, ठीक है। उसके बाद देखिए पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द मीटिंग्स, बहुत बार क्या होता है पक्ष लेने लग जाते हैं जो भी मेंबर्स हैं कमेटी के अपने पार्टीज के, तो उसके कारण डिटेल रिव्यू नहीं हो पाती है, बायसनेस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट टेन्यूर, जो कमेटी में मेंबर्स हैं उनके जो टेन्यूर है 1 साल के लिए होता है, फिर वो चेंज होता है इलेक्शन के माध्यम से। ओके, तो 1 साल में कुछ महत्वपूर्ण बिल्स का रिव्यू हो सकता है ना हो, तो थोड़ा सा टेन्यूर को बढ़ाने जाने की जरूरत है, या फिर ये देखा जाए कि बिल है वो कितना ज़्यादा कंप्रिहेंसिव है, या फिर कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जिस पर डिटेल एनालिसिस करने की जरूरत है, लाइक बिल्स रिलेटेड टू द फाइनेंस, है ना, या इकोनॉमी, तो ये भी एक पॉइंट है। उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भाई नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशंस होते हैं। ओनली सर्टेन डिबेट मेक रेफरेंस टू सम रिपोर्ट्स एंड मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर नॉट टेकन फॉर डिस्कशन इन द पार्लियामेंट सेशन। मतलब रिकमेंडरी होता है, बस सजेशन दे दिए, एक्सेप्ट करना है करो, नहीं करना है नहीं करो।
बहुत बार क्या होता है कि गवर्नमेंट की मंशा ही होती है कि एक्सेप्ट नहीं करने की, तभी तो जो बिल पेश किया जाता है उसमें उन पॉइंट्स को इग्नोर किया जाता है जो बाद में पार्लियामेंट्री कमेटी उजागर करती है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, तो एक तरफ आपका नेशनल कमीशन ऑन रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है कि कैसे हम पार्लियामेंट्री कमेटी के इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं। एक तो टेन्योर बढ़ा दीजिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं, लाइक कंसर्न मिनिस्टर वो कमेटी के सामने अपेयर हो सकते हैं ताकि जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की उसके बारे में जानकारी दे, डिफेंड करे। मतलब ऐसा मानिए कि जो भी बिल जो पार्लियामेंट्री कमेटी के रिव्यू के लिए गया है, तो वो मिनिस्टर जिसने बिल को तैयार किया है या उस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ बिल है, तो मिनिस्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अपना जो भी बात है वो रख सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल रिसर्च होना चाहिए, कंप्रिहेंसिव रिसर्च रिगार्डिंग द बिल, और पीरियोडिक रिव्यू होनी चाहिए कि भाई जो कमेटी है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है ना। एक एनालिसिस होता है जिसको हम कहते हैं भाई पोस्ट एनालिसिस। कमेटी बन गया, आज बना कमेटी, और 1 साल के बाद देखिए क्योंकि रिटायर होने वाला है 1 साल में मेंबर, फिर से नए चुने जाएंगे ना, रिटायर नहीं बोलेंगे, नए चुने जाएंगे, इलेक्शन होता है 1 साल में। तो कमेटी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, कितना बिल उसके पास गया और कितने में रिव्यू आई, उसको कितना जल्दी इम्प्लीमेंट किया गया, तो ये रिव्यू होना चाहिए। ये रिव्यू वाले में हम बहुत ही पीछे हैं। तो एक कीवर्ड आपको ध्यान रखना है जो बार-बार मैं आपको बताता हूँ, पीरा, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू एनालिसिस, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू एनालिसिस, ठीक है। तो चाहे सोशल इश्यू हो, चाहे पॉलिटिकल इश्यू हो, चाहे इकोनॉमिक इश्यू हो, आप हर एक जगह इन कीवर्ड्स को रीयूज कर सकते हैं। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू एनालिसिस, चाहे डिजास्टर का ही मुद्दा क्यों ना हो, ठीक है। तो ये है। हाँ, एक पॉइंट ये बताना मैं भूल गया, अब चूंकि पार्लियामेंट्री सिटिंग्स में कमी आ रही है, आप देखते हैं कि जितना समय एलोकेट होता है उससे पहले ही बंद हो जाता है हाउस, या फिर एडजर्न हो जाता है, एडजर्न डाई हो जाता है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट होती है वो हड़ी में होती है कि भाई जल्द से जल्द बिल को पास करवा दिया जाए, इसलिए कमेटी को भेजते नहीं है, इसलिए आपका कंप्रिहेंसिव रिव्यू हो नहीं पाता है, ठीक है। तो ये पूरा मैंने डिस्कस किया है और अब हम अपने समापन के काफी नजदीक है। मात्र 2 टॉपिक आपका बचा है, एक तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट वाला बचा है और उसके बाद हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये भी हम देखेंगे। तो आप हमें बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, दोस्तों के बीच शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जहां पर भी आप लैग कर रहे हैं उसको सुधार करने का कोशिश करिए। बीच बीच में जो हम कीवर्ड्स बताते हैं उस कीवर्ड्स को नोट डाउन कर सकते हैं, पॉलिटी के लिए अलग कीवर्ड, इकोनॉमी के लिए अलग कीवर्ड, सोसाइटी के लिए अलग कीवर्ड, और उस कीवर्ड को कहीं ना कहीं लिंक कर सकते हैं एक दूसरे सब्जेक्ट से। तो आप देखिए कि कितना मजा आएगा। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, सस्टेनेबल, तो भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट है, सस्टेनेबल इकोनॉमी है, सस्टेनेबल फ्यूचर भी बोल सकते हैं, ठीक है, सस्टेनेबल प्लास्टिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एक कीवर्ड से, जो कि अम्ब्रेला कीवर्ड है, उससे बहुत सारे कीवर्ड आप यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हो, दैट इज द पॉइंट। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वी विल मीट अगेन फॉर द नेक्स्ट शॉर्ट ऑफ सेशन। तब तक आप देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बस आगे बढ़ते रहिए, प्रोग्रेस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।